Hi everyone, welcome back to my channel and this is the last series of PYQ compilation जिसमें मैंने सारे न्यूमेरिकल्स को इंक्लूड कर दिया है 99 से लेके 120 तक जितने भी 2023 16 दिसंबर को जो पेपर हुआ था EMRS TGT साइंस का उसके सारे न्यूमेरिकल्स हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। इसके अलावा ये वीडियो क्यों और इम्पोर्टेंट होने वाली है, एट द एंड ऑफ अ वीडियो आई हैव इंक्लूडेड सो मेनी स्लाइड्स जिसमें मैंने 10th के पूरे चैप्टर्स के क्या इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है, क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है उनको मार्क किया है, तो आप वहां से डायरेक्टली प्रोसीड कर सकते हो रिवीजन पार्ट के लिए। वो एक्टिविटीज पे ज्यादा इंफोसिस देना क्योंकि केस बेस्ड स्टडीज जो क्वेश्चंस होते हैं वो उस एक्टिविटीज से डायरेक्टली एज इट इज बन के आ जाएंगे। तो वो मैंने मार्क किया हुआ है एट द एंड ऑफ अ वीडियो, प्लीज उसे एक बार चेक करिएगा। तो लेट्स बिगिन विद दी न्यूमेरिकल सेक्शन। आपको 98 तक मैंने करा दिया है, जिसने नहीं देखा होगा वो प्लेलिस्ट जाके प्लीज चेक कर लीजिए। ईएमआरएस की प्लेलिस्ट में आपको 99 तक जितने भी क्वेश्चंस थे पीवाईक्यू में जो आए हुए थे साइंस साइड से वो सारे कंप्लीटेड है, तो वहां पे आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। नाउ लेट्स बिगिन। और जिसको नहीं पता है, मेरे पास टेलीग्राम चैनल है, आप उसको यूट्यूब के बायो लिंक पे जाकर आप डायरेक्टली उसे ज्वाइन हो सकते हो और वहां से आप एक्सेसिबल हो सकते हो पेड ग्रुप नॉन पेड ग्रुप दोनों चीजों में। और जिसको चाहिए इवैल्यूएशन और फिजिक्स मेरा कंप्लीट हो गया है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड, तो जिसे भी जैसे भी ज्वाइन करना है वो वहां जाकर चेक कर सकता है। सारी डिटेल्स आपको उस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट टू सिलेक्शन इज माय टेलीग्राम हैंडल, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड इन मेकिंग स्पोर्ट्स वेयर एंड एक्टिव वेयर क्लोथिंग। स्पोर्ट्स वेयर भी होना चाहिए, एक्टिव वेयर भी होना चाहिए, तो उसकी क्या प्रॉपर्टी हो जाती है। आप में से बहुत सारे लोग जिम जाते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग योगा करते होंगे, तो बहुत सारे लोगों को तो इसका आइडिया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब प्लस पॉइंटर है कि करके आना है, इसमें से आपको 100% मार्क्स मिलने हैं। पॉलीस्टर क्यों नहीं होगा, सिंथेटिक पॉलीमर ये होता है, लाइट वेट भी होता है, ड्यूरेबल भी होता है, मॉइस्चर विकिंग भी होता है। कॉमनली हम इसको स्पोर्ट्स वेयर में भी यूज करते हैं, लेकिन पॉलीस्टर को हम एक्टिव वेयर वगैरह क्लोथिंग में नहीं यूज कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत थिक मटेरियल होता है जिसकी वजह से वो अब्जॉर्प्शन इतना अच्छे से नहीं कर पाता है, इस वजह से हम इसको नहीं यूज करते हैं, ठीक है। जूट क्या है, जूट को तो डेफिनेटली नहीं करेंगे, सबसे ज्यादा एलिमिनेटिंग ऑप्शन है क्योंकि, लेकिन ये नेचुरल फाइबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसे हम किस में यूज करते हैं, हम इसको रोप्स बनाने में, मैट्स बनाने में या फिर आपके सैक्स को बनाने में। तो ये स्पोर्ट्स वेयर में तो सुटेबल नहीं है, तो इसलिए एलिमिनेट हो गया। कॉटन क्या है, कॉटन बहुत अच्छा नेचुरल फाइबर होता है, ब्रीदेबल भी होता है, कंफर्टेबल भी होता है, लेकिन मॉइस्चर लैक करता है, ठीक है। क्विक ड्राइंग होता है, एक्टिव वेयर में हम इसे यूज कर सकते हैं, नॉट फॉर द स्पोर्ट्स वेयर पर्पस क्योंकि वो बॉडी से चिपकने लगेगा, ठीक है। नाउ नायलॉन, व्हाई, बिकॉज दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। इसमें क्यों बेस्ट है, ये सिंथेटिक पॉलीमर तो है ही, लेकिन ये आपको ये भी पता होना चाहिए ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से ब्रीदेबल हो जाता है, इजी टू वियर हो जाता है, क्विक ड्राइंग करता है, मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर इसमें इंटैक्ट रहता है, तो फिर इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हिंदी वालों के लिए भी सेम यही चीज है, आप प्लीज एक बार इसे प्रेफर कर लो। तो इसलिए इसका ऑप्शन नेक्स्ट ये वाला करेक्ट होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टेट्राक्लोरोइथाइलिन इज यूज्ड इन द ड्राइंग क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स। ड्राई क्लीन आप कराते हो अपने क्लोथ्स को, तो वो क्या होता है, सब लोग बोलते हैं ना पेट्रोल में धुल दिया या फिर कैसे धुल दिया, तो वो टेट्राक्लोरोइथाइलिन यूज करते हैं। ये क्वेश्चन एज इट इज बहुत अच्छा भी है कि अगर आपसे पूछ भी लिया जाएगा कि ड्राई क्लीनिंग में क्या यूज करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ पोटेंशियल ह्यूमन कार्सिनोजन। कार्सिनोजन मतलब हार्मफुल, विच ऑफ दीज इज यूज्ड एज अ ग्रीन ऑल्टरनेटिव। इसके अब मैंने आपको बता ही दिया, चलो इससे ऑल्टरनेटिव में हम क्या यूज कर सकते हैं, आपसे ये क्वेश्चन में पूछा है। नाउ पेट्रोल, देखो टेट्राक्लोरोइथाइलिन को हम एक और चीज बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं पर क्लोरो इथाइलिन, ठीक है। पीईआरसी ऐसे डिनोट करते हैं। ये किस लिए यूज होता है, ये ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज होता है, जो ऑब्वियसली क्वेश्चन में एज इट इज दिया हुआ है, लेकिन आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये याद रखो। लेकिन ये हजार्डस होता है, कार्सिनोजन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कार्सिनोजन मतलब कैंसरस सेल्स डेवलप हो सकते हैं इससे, तो इसी वजह से इसको हम नहीं यूज करते। तो हमने एक रिप्लेसमेंट ढूंढा है जिसे हम बोलते हैं ग्रीन ऑल्टरनेटिव टू पीईआरसी, और उसे इन ऑप्शन में से देख के कौन सा लगता है कि वो कौन सा बेस्ट और सेफर एनवायरमेंटल हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ के अकॉर्डिंग हो सकता है। पहले तो आप इथाइल एसीटेट को देखिए। इथाइल एसीटेट क्या है, ये इथाइल एसीटेट हो गया, सुपरफिशियल लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या फिर नॉन टॉक्सिक सॉल्वेंट्स हो गए, जिनको हम कंसीडर करते हैं कि ये आपके ग्रीन ऑल्टरनेटिव्स हैं टू पीईआरसी इन ड्राई क्लीनिंग। लेकिन इन सब में से जो सुपरफिशियल लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कभी आपने देखा होगा इसे, तो वेरी ड्राई इन नेचर होता है, लेकिन लिक्विड इसे बोलते हैं बट ड्राई इन नेचर होता है। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव है, क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो सुपरफिशियल स्टेज में होता है इसमें, ठीक है।
कार्बन डाइऑक्साइड आपका सुपरफिशियल या सुपर क्रिटिकल आप बोल सकते हो, इस स्टेज में होता है जहां पे ये ऐसे बिहेव करता है कि ये लिक्विड भी है और ये गैस भी है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे क्लोथ्स क्लीन होते हैं, नॉन टॉक्सिक है, नॉन इन्फ्लेमेबल है एंड कोई भी हजार्डस गैसेस या वेस्ट नहीं प्रोड्यूस करता है। नो, ये लिख लो आप, नो हजार्डस गैसेस और वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो इसी वजह से दिस ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन अमंग ऑल। इथाइल एसिटेट ऑल्टरनेटिव है एक, लेकिन वो लेस हार्मफुल है देन पीईआरसी बट नॉट कॉमनली यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग, जैसे कि हम सुपरफिशियल कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। ये भी आपका दोनों ऑल्टरनेटिव नॉन टॉक्सिक ही नेचर है, लेकिन पीईआरसी के कंपैरिजन में ये कम टॉक्सिक है, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इसलिए हमको इसको यूज करते हैं। अभी गैस का दिस वन, पेट्रोल, पेट्रोल का क्या सीन है, पेट्रोल हम कैसे यूज करते हैं, पेट्रोल को हम गैसोलीन भी बोलते हैं, ठीक है, और हम इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के फॉर्म में भी, या फिर पेट्रोल हो गया या फिर आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, ये जो होते हैं ये सारे हार्मफुल होते हैं, ये ग्रीन ऑल्टरनेटिव्स के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये हाईली फ्लेमेबल और टॉक्सिक इन नेचर होते हैं और ये इन्वायरमेंट हार्मफुली पोल्यूट करते हैं ओजोन लेयर को, ठीक है, ये ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल होते हैं, इसीलिए हम ये ऑप्शन नहीं चूज करेंगे। वैसे भी बर्निंग ऑफ पेट्रोल आप करोगे तो हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है, तो इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत है। तो हमने देखा कि ये हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो दिस इज द करेक्ट वन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज एन इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर कैन बी यूज्ड टू, चलो सबसे इजी क्वेश्चन, किस लिए हम यूज करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वोल्टेज, ठीक है, कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, चेंज एसी टू डीसी, ओके, इसमें बच्चे ने गलत मार्क किया क्या इससे कन्वर्ट करता है या स्टोर करता है इलेक्ट्रिसिटी को। अब देखो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर कैसी डिवाइस होती है, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जो ऑल्टर करता है वोल्टेज लेवल को, ठीक है, इन ऑल्टरनेटिंग करंट, ये आपको याद रखना है, ये ऑल्टर करता है वोल्टेज लेवल को इन ऑल्टरनेटिंग करंट, नॉट डीसी, ठीक है। इट कैसे ऑपरेट करता है, अगर किसी ने मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस होता है जिसमें, जो हम प्राइमरली किसमें यूज करते हैं, स्टेप अप दैट इज इंक्रीज और स्टेप डाउन दैट इज डिक्रीज वोल्टेज ऑफ एसी, ठीक है, इसीलिए ट्रांसफॉर्मर्स कभी कन्वर्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, लेकिन ये चेंज करते हैं एसी टू डीसी और स्टोर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो ये इजी हो गया, समझ में आ गया सबको, तो पहला ऑप्शन इसमें एज इट इज करेक्ट हो जाएगा। इसका वर्क क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर कैसे वर्क करते हैं, एसी में ही सिर्फ वर्क करते हैं, एसी को ही करते हैं, ये कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी में नहीं कन्वर्ट करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं और स्टोर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। they set up they step up or step down voltage level according to the current provided, और ये alternate नहीं कर सकते या convert नहीं कर सकते हैं AC to DC और store electricity, ठीक है। तो this is the first option is the correct option among all, तो ये नहीं हो सकता। इसने पूछा है कि कैन बी यूज्ड टू, तो इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज टू एसी बेस्ट सुटेबल ऑप्शन, देखो ये भी हो सकता है, चेंज करते, चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, स्टोर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, स्टोर भी नहीं करते, इनका काम क्या है, ये बेसिकली ऑल्टर कर रहे हैं करंट को, तो ये इसका काम होता है, नॉट द स्टोरेज और ये सब, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट 102, इसमें क्या बोल रहा है, अ मेटालिक प्लेट इज गेटिंग हीटेड, ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड फॉर फाइंडिंग इट्स रीजन, क्या इसका रीजन हो सकता है कि मेटालिक प्लेट हीट हो रही है। अब इसमें आपको हाउ मेनी ऑफ द, ये यूपीएससी का फॉर्मेट है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स कुड बी ट्रू, ठीक है। अब आपको इसको लॉजिकली सॉल्व करना है, ये थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड नहीं है, ये थोड़ा सा, अगर आपने 10th को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो उसमें सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है कि मैंने 11th 12th की तो मैंने फिजिक्स पढ़ी नहीं है, या फिर मैं कैसे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊंगा, आप इजिली अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या बोलता है, अ डायरेक्ट करंट इज पासिंग थ्रू अ प्लेट, ठीक है, हम इसे रखेंगे, एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज पासिंग थ्रू अ प्लेट, हीटिंग का इफेक्ट मेटालिक प्लेट में कैसे हो रहा है, ठीक है, द प्लेट इज प्लेस्ड इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ओनली, देखो जहां पे भी ओनली जैसे स्टेटमेंट आ जाए ना, वहां पे एक बार थॉट देना कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। द प्लेस्ड, लेट मी डिलीट, हाँ, द प्लेट इज प्लेस्ड इन अ स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ओनली। अब देखो ये दोनों ऑप्शंस तो आपको श्योर शॉर्ट करेक्ट होंगे, क्योंकि डायरेक्ट करंट इज पासिंग थ्रू
वेट, क्योंकि ये बोल रहा है डायरेक्ट करंट इज पासिंग थ्रू द प्लेट, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट हो रहा है, जूल हीटिंग, उसका किसी ने लॉ पढ़ा होगा तो उसे ये क्लियर हो गया होगा स्टेटमेंट, इसी वजह से प्लेट हीट हो रही है क्योंकि करंट हम पास कर रहे हैं यहाँ से। ये एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज पासिंग थ्रू द प्लेट, ऑब्वियसली ये भी ट्रू हो सकता है क्योंकि इसमें एडी करंट वाला इफेक्ट भी लग रहा है। एडी करंट्स क्या होते हैं मुझे कमेंट में लिख के बताइए, ठीक है, ये भी इसमें करेक्ट हो गया। थर्ड क्या बोल रहा है, द प्लेट इज प्लेस्ड इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ओनली, ठीक है। अब आप में क्या करना है, आपको ये थोड़ा सा थॉट देना है, इसमें ये क्या कहना चाह रहा है, इसमें ये इंड्यूस करा रहा है एडी करंट्स को, ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ द प्लेट इज प्लेस्ड इन स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ओनली, अगर मैग्नेटिक फील्ड ही कर रही है इसमें ऑल्टर, तो कैसे मोशन हो रहा है, कैसे टाइम वेरिएशन हो रहा है, तो स्पेस जो है वेरिएशन नहीं शो करेगा सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए एक्चुअली में, स्पेस वेरिएशन अलोन does not induce heating without motion और time variation, जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन की वजह से ही सिर्फ करंट प्रोड्यूस हो रहा है या हीट हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये ऑप्शन इनकरेक्ट है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओनली 3, ठीक। आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 103। अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, विच अमंग द फॉलोइंग ग्राफ कुड बी करेक्टली डिस्क्राइब्ड एज द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर टी। आपने अगर एनसीईआरटी अच्छे से ध्यान से पढ़ी होगी तो आपको ग्राफ ये एकदम क्लियर होगा, वहां पे प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है इस ग्राफ के बारे में। तो देखो रेजिस्टिविटी क्या होती है, सबसे पहले मुझे ये समझाओ, रेजिस्टिविटी का मतलब हुआ, मैं आपको बताती हूँ, रेजिस्टिविटी क्यों क्या हम बोलते हैं कि कोई भी मटेरियल जिसको हम मेजर कर सकते हैं कि हाउ स्ट्रांगली इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, उस पूरे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, ये इसकी रेजिस्टिविटी है। अब मेटल्स में क्या होता है, जैसे मेटल्स आपके कौन कौन से मेटल्स हो गए, कॉपर हो गया आपका, जिंक हो गया, या फिर जो भी आप मेटल कंसीडर करो, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, इसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है कैसे, कॉपर का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है कैसे, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप मुझे वो लिख के बताइए यहाँ पर कि रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है तो कैसे टेम्परेचर की इंक्रीज करने पे रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, क्या इन लोगों के बीच में रिलेशन है, ठीक है। लो टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी इज रिलेटिवली स्मॉल, बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। अगर आप टेम्परेचर कम दे रहे हो, आप खुद ये लॉजिक लगाओ, अगर आप टेम्परेचर कम दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनका जो मूवमेंट होगा वो कम होगा या उनके बीच में कम इंटरेक्शन होगा। जब कम इंटरेक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग बहुत कम करेंगे, ठीक है। कंडीशंस आप देखो, मैं कंडीशंस आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। पहले कंडीशन में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग मिनिमल हुई, मिनिमल, जिसकी वजह से लो टेम्परेचर है, इसकी वजह से। सेकेंड कंडीशन में देखो, जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो, ठीक है, जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो लैटिस वेरिएशन होता है, वो भी इंक्रीज होता है, ठीक है। जब लैटिस वेरिएशन इंक्रीज होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग करेंगे, है ना, मूवमेंट ज्यादा होगा कि नहीं होगा, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी हायर हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड कंडीशन ये हो गई। नाउ अब कॉपर के रिलेशन में क्या होता है, दिस इज द कॉपर, इसके रिलेशन में आपको क्या समझाना है कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर जो है लीनियरली ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरी करती हैं, लीनियरली वेरिएशन हो रहा है। तो जब लीनियरली वेरिएशन होगा तो हम ये वाला ग्राफ कंसिडर करेंगे कैसे, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज वैसे वैसे रेजिस्टिविटी इंक्रीज थी, तो ये वाला ग्राफ सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये तो एकदम मतलब कम, जैसे जितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उतना रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, बट लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, तो हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कर्व्ड सरफेस जब हो, देखो जब पॉजिटिव स्लोप होता है तो लाइन शुड ऑलवेज गो अपवर्ड इंडिकेटिंग रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है विद टेम्परेचर, लेकिन जब कर्व्ड सरफेस होता है तो शो करता है ये कर्व्ड, ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आप याद रख लो,
लेट मी शो यू विद ग्रीन कलर। जो कर्व्ड सरफेस होते हैं, ठीक है, वो शो करते हैं रिलेशनशिप इज नॉट लीनियर बट रैदर पैराबोलिक। ठीक है, मीनिंग जैसे रेट ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी होगा, वैसे ही फास्टर टेम्परेचर राइज होगा। ठीक है, एक तो आप ये याद रख लो। अब नॉन जीरो वाले जो इंटरप्रेटर होते हैं या इंटरसेप्टर होते हैं, वो क्या करते हैं कि जिसमें लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है एक दूसरे से, ठीक है, ओरिजिन पे, जो ओरिजिन होती है उस पे आपकी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि कॉपर का स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होती है। बिकॉज कॉपर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कॉपर हैज स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। ठीक है, कॉपर की स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होती है इवन एट 0 डिग्री सेल्सियस। सेम एनसीईआरटी में ये लाइन मेंशन है एज इट इज, आप उसको जाके चेक करो कि कॉपर के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। पॉजिटिव स्लोप के साथ क्या होता है, लाइन शुड ऑलवेज गो अपवर्ड इंडिकेटिंग दैट रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विद टाइम। तो यहाँ पे जो कॉपर का रिलेशनशिप है इसके साथ में टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी का, वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द लीनियरिटी। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। नाउ कम टू दिस 104, इसमें बोला है अ बैटरी विद ईएमएफ ई is connected with a resistor having resistance R and a variable resistance R is also shown in the figure below. R may have values between R0, that is zero, non-zero, and infinity. Small r is the internal resistance of the battery. Small r is less than R and it is less than R0. Which is of the following such statement is correctly right or true? आपको ये बताना है। ठीक है, अब आप पहला ऑप्शन पढ़ो। इसमें से आपको इन्होंने ये ऑप्शंस के फॉर्मेट में बना के आपको थोड़ा सा पेपर लेंदी किया है, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता था पेपर, तो उसमें आपको थिंकिंग बेस्ड पेपर देना था ताकि आपका एलिमिनेशन हो पाए। नाउ दिस टाइम यू विल हैव बोथ डिस्क्रिप्टिव एंड नॉन डिस्क्रिप्टिव, तो उसमें आपको बैलेंस्ड पेपर आएगा, बहुत हाई भी नहीं जाएगा और बहुत लो भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आपको ये पता है कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट चेंजेस, जैसे कि आर वेरी करता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आर जो होता है वो वेरी करता है किसके अकॉर्डिंग, जब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट चेंजेस। ठीक है, ठीक, अब इसमें क्या होता है, हमें ये पता है I इज इक्वल्स टू जो दिया हुआ है E अपॉन स्मॉल r प्लस आर नॉट अपॉन r प्लस आर नॉट। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड का है थोड़ा, तो इससे घबराइए नहीं, ये 10th क्लास में नहीं है, उससे ऊपर आपको मिलेगा। तो समटाइम्स क्या होता है, आपको ऑप्शंस अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो उसे एक बार को सेकंड थॉट देके रोकिए, आप उस पर टाइम मत वेस्ट करिए। जब आपका सारा पोर्शन आप अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आओ। ठीक है, इसमें है बहुत सिंपल, लेकिन इसमें क्योंकि हायर क्लास का थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा है, सर्किट का, करंट का रिलेशन और उसकी वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है कैसे इंक्रीज करेगा कैसे डिक्रीज करेगा, तो उसके लिए आपको ये सारे फॉर्मुलेज याद होने चाहिए। ठीक है, आपको ये पता है अब जितनी वैल्यू आर की इंक्रीज होगी, करंट उतना ही डिक्रीज होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर स्मॉल होगी आर की वैल्यू तो करंट इंक्रीज होगा। ये तो आपको इस फॉर्मूले से नजर आ गया होगा। ठीक है, यहाँ से लेट मी चेंज द कलर सो दैट यू कैन सी। ठीक है, यहाँ से आपको ये फॉर्मूला से पता चल गया होगा। ठीक है, नाउ फॉर दिस पार्ट आपको ये समझ में आ गया, लेकिन हाउ एवर स्मॉल आर की जब वैल्यू होती है वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू कैपिटल आर रेजिस्टिविटी एंड स्मॉल आर का वेरिएशन, तो करंट जो होता है वो लिमिटेड होता है जब आर डैश वेरीड करता है। ठीक है, ये भी एक रिलेशनशिप हम इसी से स्टैब्लिश कर सकते हैं। अब आपको ये पता है कि जो पोटेंशियल ये यहाँ पर देखो, जो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस ए बी वो क्या होगा, वी ए बी इज इक्वल्स टू आई इन टू आर। सबने ये तो पढ़ा है ना, वी इज इक्वल्स टू आई आर। तो इसका और इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्वेश्चन में भी जैसे पूछा है आपको कि वेरिएबल रेजिस्टेंस शोन इन द फिगर बिलो, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का, एक सेकेंड, इतना है, तो आपको स्टेटमेंट ट्रू क्या है वो बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका बोलता है द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी रिमेन्स नियरली कांस्टेंट विद वेरिएशन ऑफ आर डैश। अब आपको ये पता है कि ए बी के बीच में आर है, तो आर डैश के साथ में क्या ये मतलब करेक्ट हो सकता है या नहीं, ये आप मुझे बताओ कि ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो सकता है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, हमने ये पता है कि ए बी के बीच में रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, ठीक है, एंड आई
कुछ भी सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं कर रहा है। यहाँ पे लिखो आई डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली। आपको सिर्फ इसको देखना है पूरा, तभी आपको समझ में आएगा। डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली, ठीक है। ड्यू क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस आर और वी ए बी रिमेन्स नियरली कांस्टेंट, ठीक है। कोई वेरिएशन आपको यहाँ पे नहीं शो होते हुए दिख रहा है, जिसकी वजह से ज्यादा आई जो है वो चेंज नहीं होगा, सिग्निफिकेंट चेंज आएगा उसके अंदर। और जब ये नियरली कांस्टेंट है एज आर वेरिएट, तो हम इससे ये बोल सकते हैं कि जो आई आर है वो वी ए बी अपॉन आर डैश है, ठीक है। आर डैश जो है वो, एक सेकेंड, हाँ, तो हमने ये देख लिया था कि आई आर का जो वैल्यू है वी ए बी अपॉन आर आई पे डिपेंड कर रहा है आर डैश पे, ठीक है। तो क्योंकि ये हमारे तीनों चीज़ें पैरेलल में कनेक्टेड है, इससे हम समझ सकते हैं ये हो रहा है, ये वाला ही फॉर्मूला हम वेरी कर सकते हैं कि इसमें करंट कैसे इक्वली जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। नाउ कम टू दिस कि जो वी ए बी है वो नियरली कॉन्स्टेंट रहता है, ये नियरली कॉन्स्टेंट है सीरीज पैरेलल में कनेक्ट होने की वजह से। आई आर जो है वो डिक्रीज करता है जैसे कि आर इंक्रीज करता है, यहाँ से हम समझ सकते हैं ये चीज़, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि इनइक्वालिटी कैसे है। इस वाले ऑप्शन से देखो आप, इनइक्वालिटी कैसे है, क्योंकि टोटल जो रेजिस्टेंस है जैसे आर प्लस आर डैश, ये हमेशा ऑलवेज ग्रेटर होगा देन आर प्लस आर। तो इससे हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ऑप्शन जो आपका होगा वो थर्ड वन इज करेक्ट, ए एंड सी ओनली, क्योंकि करंट थ्रू आर डैश इज नियरली कांस्टेंट एंड आर इज वेरिड। ऐसा तो हमने नहीं देखा, हमने ये देखा ना कि जब आपका आर इज फिक्स्ड है तो करंट डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली, क्योंकि स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस जो है स्मॉल आर वो इंटरनली जो ये स्मॉल आर रेजिस्टेंस है और वी ए बी है वो नियरली कांस्टेंट है और आर डैश वेरी कर रहा है ना इसमें, इस वजह से आपका दिस ऑप्शन बिकम्स रॉन्ग। तो आपके सिर्फ ए और सी करेक्ट हो जाएंगे इसके हिसाब से। मैं आपको सब कुछ यहाँ पे बता देती हूँ, ए और सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थ्रू दिस पार्ट, ठीक है। दिस इज लिटिल टेक्निकल, आपको हर एक पॉइंट को समझना पड़ेगा, तो इस वजह से ये आप ऑप्शन छोड़ भी सकते हो, क्योंकि आपको इसमें थिंकिंग देनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये वाला पार्ट, ठीक है। नाउ कम टू 105। 105 क्या बोलते हैं? ओके, नाउ कम टू 105, ये क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो इज प्योर रेजिस्टिव इलेक्ट्रिक सर्किट इज ट्रू, ठीक है। अब आपको एक एक ऑप्शन को पढ़ना है, पहले आपको पता चलनी चाहिए प्योर रेजिस्टिव ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट होता क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो आपको ये पता है कि करंट एंड वोल्टेज जो होता है वो फेजेस में होता है, करंट एंड वोल्टेज आर इन फेजेस, ठीक है। जिसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि उनके पीक्स होंगे, दे विल हैव पीक्स, जीरो क्रॉसिंग्स होंगी, ठीक है, एंड ट्रफ अकर करेगा एट सेम टाइम। ये इसकी कंडीशंस होती हैं तीन, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट का जब हम बोलते हैं कि प्योर रेजिस्टिव स्टेट में है, तब ये तीन इसकी कंडीशंस होंगी जो फुलफिल करेंगी। अब उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि रेजिस्टिविटी सर्किट में होता क्या है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप देखिए, द वोल्टेज हैज करंट बाय पाई by r2 their minima 0 and maxima occur at the same respective time। क्या ये करेक्ट बोल रहा है? नहीं, क्योंकि मैंने इसकी कंडीशन तो ये बताई है, ठीक है। सेकंड बोलता है द वोल्टेज करंट आर इन द फेज बट देयर रिस्पेक्टिव मिनिमा एंड मैक्सिमा occur at different times। नहीं, एट सेम टाइम है। द करंट लैग्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2 and their respective minima and maxima occur at different time। नहीं, सेम टाइम है, ठीक है। द वोल्टेज एंड द करंट आर इन फेजेस, देयर मिनिमा 0 एंड मैक्सिमा अकर एट द सेम टाइम रिस्पेक्टिवली। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें क्या होता है रेजिस्टिव सर्किट में, देखो क्या होता है, आपका जो वोल्टेज और करंट होता है, ठीक है, ये वेरी करता है साइन्यूसोडियली विथ टाइम, ठीक है। अब सिंस रेजिस्टेंस जो है आपका ये इट डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी फेज शिफ्ट, तो वोल्टेज एंड करंट वेवलेंथ अलाइन करती है परफेक्टली,
ठीक है, देख लो, ये भी समझ लो, जो रेजिस्टेंस है आपका वो डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी फेज शिफ्ट, जिसकी वजह से जो आपका वोल्टेज है और जो आपका करंट वेव फॉर्म्स हैं, ठीक है, वो अलाइन करती हैं परफेक्टली। एक बार आप इसे पढ़ोगे तो आपको समझ में और अच्छे से आएगा। कोई भी अब आप पॉइंट कंसीडर कर लो, फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लो जहां पर वोल्टेज वोल्टेज और आपका जो करंट है वो प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जब आपको वो प्रोपोर्शनल है टुवर्ड्स ईच अदर, जैसे कि हमने ओम्स लॉ में पढ़ा भी है, उस वो बोलता है V इज इक्वल्स टू आई आर, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका लास्ट वाला, ठीक है, दिस वन। नाउ कम टू दिस, अ वेट सस्पेंडेड फ्रॉम एन आइडियल स्प्रिंग ऐसे ऑसिलेट्स अप एंड डाउन, ठीक है, ऊपर और नीचे, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज डबल्ड, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, द टाइम पीरियड विल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, सीधा फॉर्मूला आप यहां से निकाल लो। इसने क्या बोला है कि मास m है, स्प्रिंग के कांस्टेंट है, दिस इज स्प्रिंग के, दिस इज कांस्टेंट, टाइम पीरियड डिपेंड्स ओनली ऑन द मास, दिख रहा है आपको यहाँ पर स्प्रिंग एंड स्प्रिंग कांस्टेंट, इस पे भी ये दिख रहा है, और ये इंडिपेंडेंट होता है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी याद रख लो कि जो टाइम पीरियड होता है वो इंडिपेंडेंट होता है या डज नॉट डिपेंड होता है किस पे, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है। तो इफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज डबल्ड, अगर हम एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन को डबल कर रहे हैं तो कुछ भी चेंजेस आएंगे, देयर इज नो चेंज इन द मास और स्प्रिंग कांस्टेंट, हेंस टाइम पीरियड विल रिमेन द सेम। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नाइसली डिजाइंड और इजी क्वेश्चन, आपको बस इतना लाइन पता होनी चाहिए थी क्या इस पे डिपेंड करता है कि नहीं, उसी से आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज अ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। डायग्राम बिलो शोज द टीआईआर पे ही क्वेश्चन पूछते हैं मोस्टली एट एयर। टीआईआर का कंडीशन क्या होता है, डेंजर टू रेयर मीडियम जाती है, रेयर टू डेंजर जाती है, वो आप मुझे बताओ, क्या कितना क्रिटिकल एंगल होता है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, वो सब आप बताओ। अभी मैंने रिसेंटली से कवर कराया है लाइट वाले चैप्टर में, तो वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। द डायग्राम बिलो शोज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट एयर एंड ग्लास इंटरफेस। इन्होंने डायग्राम बना के दे दिया है, अब आपको ये बताना है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू और नॉट करेक्ट, ठीक है। ये सब कुछ याद रखना एग्जाम में, ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं नॉट करेक्ट, ट्रू, फॉल्स, इस पे पहले ही हाईलाइट कर लिया करो या मार्क कर लिया करो, ताकि क्वेश्चन में जब फिलिंग करो, मतलब एमसीक्यू में जब ओएमआर शीट को फिल करो तो गलती नहीं करके आओ। अब आप देखो ऑप्शन, टीआईआर आपका होता क्या है, टीआईआर अकर्स जब कोई भी रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम अ मीडियम विच हैव अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू अ मीडियम विच हैव अ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इंसिडेंट एंगल ग्रेटर होना चाहिए, ये यही इंपॉर्टेंट कंडीशन बताई थी, इंसिडेंट एंगल आपका ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से आपके, ठीक है, तभी ये कंडीशन टीआईआर की फॉलो होती है। ऑप्टिकल फाइबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ऑप्टिकल फाइबर डे टू डे लाइफ में। एग्जाम्पल्स तो आप टीआईआर के सारे ही याद कर लो, डायमंड हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, इनमें हाईएस्ट टीआईआर शो होता है, ठीक है। और ये कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, और कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जाता है ये आपको पता होना चाहिए, यू आर सॉर्टेड एंड क्लियर। नाउ इसमें आप देखो क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको पता चल गया, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री, ये भी आपको पता है, ठीक है, वो क्रिटिकल एंगल होता है जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो 90 डिग्री होता है। अब इस कंडीशन में आप देखो, AON is a critical angle. This is AON. It is a critical angle. तो इसने क्या बोला, AON तो does not depend on the critical angle for air glass interference. देख लो कहाँ पे डिपेंड कर रहा है critical angle पे, क्योंकि the speed of light in glass is slower than that in air. ये वाला the speed of light is slower than is greater than that in the air, ये आपको कैसे पता चले जाएगा, क्योंकि इसका हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये आपको एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ है, वो प्लीज वहां से रेफर करो, वो इंपॉर्टेंट टेबल है, वहां पे आपको सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिए हुए हैं, और मैंने जो अपना लाइट वाला चैप्टर कवर कराया वहां पे भी मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को टेबल के फॉर्मेट में डाल के बता दिया कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, तो वहां से आप देख सकते हो। इस वाले कंडीशन में क्या होगा, जो AON इज क्रिटिकल एंगल है वो रिप्रेजेंट करता है एयर और ग्लास के इंटरफेरेंस को। फिर ये जो है आपका स्पीड ऑफ लाइट, ये क्यों हो रहा है, दिस इज ड्यू टू इट्स हाइयर
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब दिस वन एंगल ए ओ एन, एंगल ए ओ एन, ठीक है, वर इंक्रीज देयर में स्टिल बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये क्या होता है कि अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं बियॉन्ड क्रिटिकल एंगल, ठीक है, अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं बियॉन्ड क्रिटिकल एंगल तो क्या होगा, टी आई आर विल स्टिल अकर, ये कहना चाहता है, ठीक है। अब ए ओ एन इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ एन, बी ओ एन, ये क्या बोल रहा है कि इट इज नेसेसरली टू बी इक्वल टू बी एंगल बी ओ एन ड्यू टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यही तो बोलता है उसमें, एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये उसका हो गया। तो अब आप इसमें देखो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज ग्रेटर देन दैट इन एयर, तभी टी आई आर हो पाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो टी आई आर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका डेंजर टू रेयर मीडियम जाता है, तभी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करता है, और क्रिटिकल एंगल जो होता है वो आपका कम होना चाहिए इंसिडेंट एंगल से, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन में सिर्फ ये सेटिस्फाई हो रहा है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ कम टू द 108 part of the question. What it is observed that the duration of daylight is generally longer than the times between the sunrise and sunset. Which of the following phenomena is justified? Very easy question. Reflection of light, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है सॉरी, द ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट इज लॉन्गर देन द टाइम बिटवीन सनराइज एंड सनसेट ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन दे पास थ्रू अर्थ्स एटमॉस्फेयर, और अर्थ्स का एटमॉस्फेयर से पास होती है, तो इस पूरे फिनोमिना को क्या एक्सप्लेन करता है, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर से लेके दूसरे मीडियम में जाएगा, दूसरे एटमॉस्फेयर में जाएगा, तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शो करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, मेरे सारे स्टूडेंट ने इसे रट लिया है, लर्न कर लिया है बाय हार्ट, तो इसका डेफिनेशन क्या है आपका, एक सेकेंड, हाँ, दिस इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम अ सरफेस विच डज नॉट अप्लाई हेयर, ठीक है, तो ये गलत हो गया। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का मतलब क्या हो गया, इट रेफर्स दैट लाइट ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन व्हिच डज नॉट जस्टिफाई द ऑब्जर्व्ड फिनोमेना, लाइट कहाँ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्यों नहीं होगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है कि स्प्रेडिंग ऑफ लाइट हो रही है कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, विच इज अनरिलेटेड, मतलब उसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है, यहाँ पे हो रहा है स्प्लिटिंग होता है, ठीक है, लाइट का डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है इससे। सिंपल ये पूछ रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट इज जनरली लॉन्गर देन द टाइम बिटवीन द सनसेट एंड सनराइज, ऐसा क्यों होता है कि ड्यूरेशन लॉन्गर होता है, तो ये आपका रिफ्रैक्शन के फिनोमिना की वजह से होता है, ठीक है। अभी आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, which is how many of the following statements could be true for a simple magnifying glass lens। देखो अब लाइट चैप्टर से ही कितने क्वेश्चन उन्होंने पूछे, तो सोचो हाउ इंपॉर्टेंट दिस चैप्टर इज, जिसने नहीं देखा है प्लीज जाके प्रीवियस वीडियो देख लो, उसमें मैंने पूरा लाइट चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, मॉडल आंसर्स को बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन करके दिया है, आंसर राइटिंग के लिए प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छे से उसमें इंक्लूडेड है, तो आप वो जाके प्लीज चेकआउट करो। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी ट्रू फॉर अ सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास, सिंपल वेरी सिंपल स्टेटमेंट, आपको क्या बोल रहे थे, इमेज इज रियल, हाँ भाई, मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या होता है कि इट प्रोड्यूसेस वर्चुअल, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है इसकी कंडीशन देख लो, यहीं पे याद कर लो आप, इसकी कंडीशन होती है कि वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है कोई भी ऑब्जेक्ट जब फोकल पॉइंट पे रखा होता है, इनसाइड द फोकल पॉइंट कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी वर्चुअल इमेज होती है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड, द इमेज इज इरेक्ट, हाँ जी, द मैग्नीफाइंग ग्लास प्रोड्यूसेस द इरेक्ट इमेजेस, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम प्लेस करते हैं इनसाइड द फोकल पॉइंट, तो ये करेक्ट हो जाता है। द इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, हाँ, इमेज लार्जर होती है क्योंकि इनसाइड द फोकल पॉइंट क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास प्रोड्यूस करता है लार्ज वर्चुअल इमेज, लार्ज वर्चुअल इमेज, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। द लेंस इज डाइवर्जिंग, कौन सा डाइवर्जिंग लेंस होता है, कौन सा कन्वर्जिंग लेंस होता है, मैंने लेंस और मिरर के बीच में डिफरेंस भी बताया था आपके प्रीवियस वीडियो में, आप वो ध्यान से देखना, ठीक है। अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज कॉन्वेक्स, जो कि कन्वर्जिंग होता है,
तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। मैग्नीफाइंग ग्लास हमेशा कन्वर्ज करता है, तभी आपको इमेज जो है वो अच्छे से दिख पाती है बड़ी होके, ठीक है। तो द ऑब्जेक्ट इज इनसाइड द फोकल पॉइंट, हाँ ये तो मैंने बोला ही था ना, जब ऑब्जेक्ट इनसाइड द फोकल पॉइंट होगा तभी तो हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। अब सारे स्टेटमेंट तो ये भी करेक्ट हो गया, ठीक। ये करेक्ट था, ये करेक्ट था, ये इनकरेक्ट था। द इमेज इज नेसेसरली आउटसाइड द फोकल पॉइंट, ये कैसे हो सकता है? नेसेसरली अगर आउटसाइड द फोकल पॉइंट होगा तो हमें ये सारे वर्चुअल इमेजेस कैसे मिलेगी, इरेक्ट इमेज कैसे मिलेगी, लार्ज इमेज कैसे मिलेगी, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इमेज जो प्रोड्यूस होती है वर्चुअल एंड अपीयर ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये याद रखो कि इमेज अपीयर्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वर्चुअल होती है, यहीं पे आपको रट जाना चाहिए कि वर्चुअल होती है और आउटसाइड फोकल लेंथ नहीं होती है, ठीक है। आउटसाइड फोकल लेंथ नहीं होती है, इनसाइड फोकल लेंथ होती है। तो ये स्टेटमेंट इसीलिए इनकरेक्ट हो गया। तो हमारे कितने स्टेटमेंट करेक्ट हो गए? दिस इज इनकरेक्ट, तो ये एक करेक्ट, दूसरा एक करेक्ट और तीसरा करेक्ट। तो ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विल बी द आंसर, पहला वाला, ठीक है। इजी। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलता है कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज वन विद अ सेंटर ऑफ कर्वेचर नेसेसरली। इसकी कंडीशंस मैंने आपको लाइट वाला चैप्टर जब पढ़ाया था तब भी मैंने मेंशन किया था, ये कंडीशंस याद कर लीजिए, ये एज इट इज उठ के आ जाएगी और पूछेगा आपसे। इसमें पूछ रहा है कि कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस अगर होता है तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर नेसेसरली कैसा होना चाहिए। तो इसमें देखो क्या है, कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता क्या है? कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है जो इनवर्ड कर्व होता है, आपको ये पता है इनवर्ड कर्व जो होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे आपका प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया, कोई भी आप, दिस इज योर मिरर, ओके। यहाँ पे कोई भी आप ऑब्जेक्ट रख दो ए पे, इमेज फॉर्म कर लो, ये हाइट ऑफ इमेज कंसीडर कर लो, ठीक है। ये जो डायरेक्शन होगा इंसिडेंट रे का इस साइड होगा, और इधर अगर होगा तो नेगेटिव कंसीडर करेंगे, इधर साइड अगर हम लेंगे तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। टुवर्ड्स दी राइट अगर होता है तो हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड पे रखा है अगर, तो ये पूरा फिनोमिना बनेगा, ठीक है। अब आप देखो इसमें क्या बोल रहा है कि अ, जब भी कोई कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, जैसे कि इनसाइड अ बोल आप कंसीडर करो, जो हम इनकमिंग लाइट देखते हैं वो किस लिए होती है? क्योंकि कर्व्ड एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो जब कर्व सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो वो स्फेयर के जैसा पार्ट बिहेव करेगा, और उसमें क्या होता है जब स्फेयर के जैसा बिहेव करता है तो सेम साइड ऑफ द इंसिडेंट रे आपकी फॉलो करती हैं। इसकी कंडीशंस क्या होती हैं मैं आपको लिख देती हूँ फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग। इसकी क्या कंडीशंस होती हैं? इनवर्ड कर्व होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है आपका, ऐसे मैं लिख देती हूँ, वो सेंटर ऑफ स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा उसका सरफेस पार्ट, और वो लाई करेगा सेम साइड एज द इंसिडेंट, ठीक। इजी। अब इन फ्रंट ऑफ द सरफेस अगर रखेंगे, दैट इज फ्रॉम द लाइट्स पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पे आप कैसे सरफेस को कंसीडर करोगे इन फ्रंट ऑफ लाइट्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब इनवर्ड हो गया आपका कॉनकेव, उसका मतलब क्या हो गया कि बेंड कर रही है इनकमिंग मीडियम पे, फॉर्मिंग अ हॉलो स्फेयर। सेकंड सेंटर लोकेशन क्या हो जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर जो आपका है इंसिडेंट साइड पे रहेगा ऑन, क्योंकि जो सरफेस पार्ट है स्फेयर का उसका सेंटर लाई करता है इन फ्रंट ऑफ द सरफेस फॉर दोज रेज, ठीक। अब पोजीशन रिलेटिवली टू रेज क्या रहेगी? आपकी पोजीशन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग लाइट रहेगी, और द सेंटर इज बिफोर द सरफेस नॉट बिहाइंड इट, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ सरफेस नहीं कंसीडर करोगे क्योंकि ये बिफोर द सरफेस है। ऑन द साइड ऑफ इंसिडेंट लाइट, यस यही वाला फॉलो होता है। ऑन द साइड विद द हायर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, नो, ठीक है। साइन कन्वेंशन में क्या होता है कि जब हम कार्टेशियन का, आपने साइन कन्वेंशन मैंने लाइट वाले चैप्टर में बताया भी है कि जब लाइट ट्रैवल करती है लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से जब राइट की तरफ लाइट ट्रैवल करती है तो जो सरफेस होता है कॉनकेव का वो लेफ्ट साइड पे होता है, इंसिडेंट साइड पे होता है, ठीक है। कॉनकेव के कंडीशन में क्या होता है, जो सरफेस होता है वो कहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं, इसके सेंटर पे लाई करता है, और वो कहाँ होता है? लेफ्ट साइड पे होता है, और ये इंसिडेंट साइड जहां होती है उधर साइड होता है, ठीक है। और सेंटर लाई कहाँ करता है? लेफ्ट ऑफ द वर्टेक्स, सेंटर भी लेफ्ट ऑफ द वर्टेक्स। ये सब
इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद कर लो, ठीक है। ये कॉनकेव की कंडीशंस मैं आपको बता रही हूँ। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कंसिडर करते हैं, वो हम कैसे कंसीडर करते हैं, नेगेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मैच करता है आइडिया को दैट सेंटर इज ऑन द सेम साइड और एज द इनकमिंग रेज, जहां से इनकमिंग रेज आ रही है वहीं पे सेंटर लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कॉनकेव का रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो होता है वो फेस करता है इनकमिंग लाइट की तरफ, जो हॉलो की तरह शेप में होता है, और ये प्लेस करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर को इंसिडेंट साइड पे, तो विच इज कंसिस्टेंट विद द स्टैंडर्ड ऑप्टिकल साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पे हम इसलिए ये कंसिडर कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, दिस वन, ठीक है। नाउ कम टू दिस पार्ट, ये अपने कंडीशंस तो नोट कर ली होंगी। अब आप आओ 111 पे। 111 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली, सिंबल्स कैरिंग देयर यूजुअल मीनिंग्स। अब आप देखो यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ, मैंने आपको 1000 बार बोला था, मैंने तो शायद सारे ग्राफ को एनसीईआरटी में से निकाल के उसका पीडीएफ बना के अपने पेड वाले स्टूडेंट्स को दे भी दिया है। वहां से आप वो सारे चीजों को मेंशन कर सकते हो, ले सकते हो, अगर आपको सारे ग्राफ एक ही तरह चाहिए। वरना आप क्या करो, एनसीईआरटी में जाओ, एनसीईआरटी में जाने के बाद में सारे के सारे ग्राफ्स को एक पेज पे ड्रॉ करो और उस पे आप मार्क कर लो, या फिर वो इमेजेस को क्रॉप कर करके आप एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट रहता है रिविजन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन कैसे बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट उसे बोलते हैं जब कांस्टेंट स्पीड होती है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड अलोंग स्ट्रेट लाइन। बेसिक बेसिक चीज है, लेकिन रिवाइज करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, ये रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, स्ट्रेट लाइन को डिस्टेंस टाइम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज दिस वन, ठीक है। और हम से रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पे स्लोप इंडिकेट करता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब आप आ जाओ ये सारे ग्राफ्स की तरफ। ऑप्शन ए आपका क्या बोलता है, ऑप्शन ए आपका, एक सेकेंड, हाँ, आप, लेट मी चेंज द पेन। ऑप्शन ए आपका क्या कह रहा है, ये कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, जैसे जैसे स्पीड बढ़ रहा है वैसे वैसे टाइम पीरियड बढ़ रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में हाँ जी है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन को विद कांस्टेंट स्पीड, हाँ यहाँ पे भी कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। थर्ड में आप आओ, जैसे एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है वैसे ही टाइम कर रहा है इंक्रीज हो रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट डज नॉट रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन सिंस इट इज नॉन लीनियर इन नेचर, नॉन लीनियर है ग्राफ, इसीलिए ये सजेस्ट कर रहा है एक्सेलरेशन को टाइम के साथ में, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका क्या बोल रहा है, ये अनरिलेटेड है यूनिफॉर्म मोशन से, क्योंकि ये इंडिकेट ही नहीं कर रहा है प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, कैसे प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप शो कर रहा है, तो इसमें सिर्फ ए करेक्ट हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हम्म ये टाइम के साथ स्पीड वेरी कर रही है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, यूनिफॉर्मिटी है। एक्सेलरेशन से नॉन लिनियरिटी शो कर रहा है, दिस इज नॉट करेक्ट। इट इज ऑल्सो अनरिलेटेड, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीड कांस्टेंट ही रह रही है हर जगह, तो ये कैसे मतलब शो नहीं कर रहा है लिनियरिटी, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आप कंसीडर किसको कर सकते हैं, नॉट द ए, आई विल कंसिडर दिस वन, क्योंकि इसके साथ में ये हो रहा है ना चेंजेस, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ग्राफ वाले में आप नॉन लीनियर लीनियर ग्राफ को एक बार देखोगे एनसीईआरटी में, तो वहां पे आपको पूरा एज इट इज मिल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इजी, इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द इंटायर चैप्टर या इंटायर पीवाईक्यू। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द प्लैनेट इज, मतलब आंख बंद करके छोटा सा 7th क्लास का बच्चा ही बता देगा, सन जी, ठीक है। यही है जो सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, सोचना नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है। नाउ कम टू दिस, द डायग्राम गिवन बिलो शोज द मोशन ऑफ साउंड वेव इन द एयर। आप मुझे बताओ साउंड वेव कितने टाइप की होती है, ट्रांसवर्स कौन सी होती है, दूसरी वाली कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, किसमें परपेंडिकुलर ही मूव करता है, किसमें दोनों होता है, कौन सी सरफेस वेव होती है, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, सब कुछ मैंने साउंड वाले चैप्टर में पढ़ाया है, प्लीज आके एक बार चेक करो और उसके कीवर्ड्स याद कर लो, कितना साउंड वैक्यूम में ट्रैवल कर पाता है कि नहीं ट्रैवल कर पाता है, तो एस्ट्रोनॉट्स क्या यूज करते हैं, मतलब सब कुछ आपको मैंने समझाया, आप एक बार जाके चेकआउट करो उस वीडियो को। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इससे आपको इंटरवल बीडी रिप्रेजेंट्स, बीडी
इसका जो इंटरवल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको? आपको यहाँ से ये क्या होता है ये मुझे बताओ, ये क्या होता है ये मुझे बताओ, दिस इज व्हाट एंड दिस इज व्हाट, ये मुझे बताओ। इसे क्या-क्या बोलते हैं इसको आप मुझे समझाओ। द मोशन ऑफ साउंड वेव इज इन एयर एंड इट रिप्रेजेंट्स द साइन्यूसॉइडल। अब मैंने आपको एक और वर्ड बहुत अच्छे से समझाया था अपनी साउंड वाले चैप्टर में कि इसे क्या, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इन दी साउंड वेव। ठीक है, अब इसमें से वेवलेंथ क्या है? ठीक है, अब आपको बताना है टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड वो होता है एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है ऊपर से नीचे आने में। ठीक है, अब वेवलेंथ बाय हाफ क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंप्लीट साइकिल, मतलब हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल किया है किसी भी साइकिल ने कंप्लीटली। तो ये जो चीज है इसे मैं क्या कंसिडर कर सकती हूँ कि ये क्या है आपका, मतलब टाइम पीरियड हाफ है या डिस्टेंस हाफ है या क्या चीज हाफ है। ठीक है, अब आप देखो कि जो टाइम पीरियड अगर हाफ होगा तो मतलब हाफ टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन। एक कंप्लीट ऑसिलेशन कब होता है? जब यहाँ से चले, यहाँ से चल के यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर दे। लेकिन हाफ कब होता है? जब वो आधा ही कंप्लीट किया हो। तो जो इंटरवल है हमारा बी डी का डायग्राम में वो यही ड्यूरेशन को शो कर रहा है कि टाइम जो है वो हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट किया है ऑफ द वेव, नॉट द इंटायर वन। तो टाइम पीरियड ऑफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन क्या होता है? टाइम पीरियड अपॉन टू, टाइम पीरियड अपॉन टू फॉर द हाफ ऑसिलेशन। ठीक है, टी तो पूरा होता है, टी बाय हाफ हो गया। अब बी जो बी और डी है वो क्या रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? फुल वेवलेंथ नहीं, फुल टाइम पीरियड नहीं, हाफ वेवलेंथ नहीं, इंस्टेड इट करस्पॉन्ड टू टाइम टी अपॉन टू। तो इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। सिंपल है, मतलब वेवलेंथ पूरी हुई नहीं तो हाँ, वेवलेंथ पूरी रिप्रेजेंट कर रहा नहीं, इंस्टेंटली पूरा कंप्लीट कर रहा है। टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ है, हाँ टाइम पीरियड हाफ हुआ है, वेवलेंथ भी हाफ से भी कम हुई है। ठीक है, तो ऐसे आप कंसिडर करते हो 1/4। नाउ द फोर्थ, हाँ 116, ये आपका न्यूमेरिकल है, बढ़िया न्यूमेरिकल है। चलिए फर्क करते हैं। अ गर्ल ऑन अ लार्ज, एक सेकेंड, अ गर्ल ऑन अ लार्ज मैरी गो राउंड मूव्स हॉरिजॉन्टली ऑन अ सर्कुलर पाथ at a uniform speed. She travels 1/4 of the revolution of distance 25 meter around the circumference of the circle in 5 seconds. The magnitude of her acceleration is, acceleration का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ये फॉर्मूले से आपका डायरेक्टली एज इट इज आ जाता है, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले पता चलना चाहिए क्या क्या दिया है हमारे पास। हमारे पास टाइम टेकन है दैट इज 5 सेकेंड। ठीक है, मैं यहाँ पे दूसरे पेन से लिखती हूँ, इजी हो जाएगा। हमारे पास टाइम टेकन कितना है? 5 सेकेंड्स। ठीक, हमारे पास v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये हमें पता है। हमें डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 25। हमारे पास टाइम कितना है? 5। हमने इससे वेलोसिटी निकाल ली, 5 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है, 5 5 25 आगे। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। वो कैसे होती है कि 1/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस क्या करस्पॉन्ड करता है कि जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल की है। इसने बोली है मैरी ओ गो राउंड में मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली ऑन अ सर्कुलर पाथ एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो इसमें हम क्या कंसिडर करेंगे कि जो 1/4 होगा सर्कमफेरेंस का वो 25 मीटर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो मैरी गो राउंड पे मूव कर रही है ना, इसलिए। ठीक है, तो 25 मीटर हो गया। तो सर्कमफेरेंस हम कैसे निकालेंगे इसका कि 1/4 जब है तो हम इसको 25 इंटू 4 करेंगे तो 100 मीटर आ गया हमारा पूरा टोटल सर्कमफेरेंस इसका। अब c इज इक्वल्स टू 2 पाई r होता है, ये हमें पता है। अब आपको पता है हाँ, आपका 100 सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, 2 पाई r से यहाँ पे आप रेडियस निकाल लो। रेडियंस आपकी आ जाएगी 100 अपॉन 2 पाई की वैल्यू रखो, दिस विल बी अराउंड 100 on 6.28 इंटू 15.92, मतलब इसी के नियरली इतने मीटर्स कुछ आ जाएगा, 16 मीटर के अराउंड कुछ आ जाएगा। अब आपको पता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, ये हायर क्लास का कॉन्सेप्ट है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आपको याद होना चाहिए, इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपन r। यहाँ से डायरेक्टली फॉर्मूला रखो तो आपका 5 का स्क्वायर अपॉन 15.92 रखोगे तो 25/15.92, इजी कैलकुलेशन के लिए इसको 16 ही कंसिडर कर लेना, 1.6 आ जाएगा। सिंपल है। ठीक है, आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए तो आप निकाल सकते थे इजीली इसको। ये हायर क्लास का कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का। ठीक, दिस इज इम्पॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग
इज कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसे देखो, एक या दो न्यूमेरिकल्स ही इसने हायर क्लास के डाले हैं जो इतना डर रहे थे या टेंशन में आ रहे थे कि हम वहां तक पढ़े। तो आप खुद देखो कि आपका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो किस चीज का ज्यादा है, उसके हिसाब से पढ़ाई करो। अगर एक क्वेश्चन आप नहीं करके 10 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कराते हो तो प्लीज उसमें कंसिडर करो कि आप प्लस पॉइंट में ही रहोगे, नेगेटिव नहीं जाओगे। अब देखो यूनिफॉर्म कांस्टेंट क्या होता है कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, जो सेम रहता है अक्रॉस सेम यूनिवर्स। ठीक है, यूनिफॉर्म यूनिवर्सल मतलब, और कांस्टेंट मतलब सेम, यूनिवर्सल मतलब सारे यूनिवर्स में सेम ही रहता है। ये किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि आपका हो गया लोकेशन, टाइम, या फिर आपका कोई भी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, इन सब पे डिपेंड नहीं करता है। ये इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, जब इन पे डिपेंड नहीं करता है तो हम कैसे इसे कंसिडर करेंगे कि ये फंडामेंटल ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स को फॉलो करता है। ऑप्शन 1 में आपका दिया हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट। तो ये डिपेंड करती है मास पे और रेडियस पे। आपने इसको देखा होगा ना, इसका फॉर्मूला पढ़ा ही था। तो मास और ग्रेविटी दोनों पे डिपेंड करती है, तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट को फॉलो नहीं करेगा। तो ये इसलिए ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी हाँ, ये हम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या बोलता है, इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू, और वो कितनी है आपकी 6.674 इंटू 10⁻⁻11 नैनोमीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये याद रख लो, ये आपकी इसकी वैल्यू होती है। तो और ये हर जगह हर यूनिवर्स में सेम रहेगी क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन वैसे हो जाएगा। बट लेट्स सी दी अदर वन। गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट स्पेसिफिक होता है, गैस में ही बिहेव करेगा, मतलब इस पे डिपेंड करता है कि इसका मीडियम गैस ही होना चाहिए। तो इसकी जो यूनिट सिस्टम है वो सिर्फ गैसेस पे डिपेंड करेगी। तो एक इसका मीडियम डिफाइंड है, इसलिए ये यूनिवर्सल नहीं हुआ, ये हर जगह सेम नहीं रहेगा। स्पीड ऑफ लाइट भी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में क्या कंडीशन होता है स्पीड ऑफ लाइट का, कि वो वैक्यूम में यूनिवर्सली बिहेव करती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये करेक्ट ही नहीं हो सकता ऑप्शन ये भी। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लेकिन हम कहीं भी कंसीडर करेंगे तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, इसलिए इसकी वैल्यू ये है, इसलिए इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू दिस, कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम वेयर द ऑब्जेक्ट 5 kg स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन अप the rise of height h as shown, the minimum speed of object must be at point p is। अब देखो ये डायग्राम इन्होंने खुद ही बना के दे दिया है। आपको हो सकता है कि जब आपके एग्जाम में इस बार भी एमसीक्यू पूछे तो आपको डायग्राम वगैरह ऐसे ही प्रोवाइड कर दे, तो आपको इसका डिस्टेंस और ये सब कैलकुलेट करना आना चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। आपको पता है कि मिनिमम स्पीड करस्पॉन्ड करता है कि उस पॉइंट को जहाँ पे सारी काइनेटिक एनर्जी जो पी पे है, यहाँ पे जो कांस्टेंट एनर्जी है कन्वर्ट हो जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पे हाइट आ गई है। ठीक है, एक काइनेटिक एनर्जी की स्पीड से चल रहा था और यहाँ पे आके पोटेंशियल एनर्जी से रिसीव हो जाती है। तो आपको ये पता चल गया कि कंजर्वेशन हो गया। जब कंजर्वेशन हो गया तो हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच हम कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, अब इससे आप फॉर्मूला रख लो और निकाल लो। हाफ मास की वैल्यू आपको यहाँ से कट जाएगी, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एच, क्योंकि दोनों जगह मास तो सेम ही रहेगा ना। तो इसमें हाफ की वैल्यू रखो, या आप डायरेक्टली इसको पहले v स्क्वायर से यहाँ से निकाल लो, जी एच अपॉन 2, सॉरी अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 2gh आ गया। आप सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यूज को, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू 10 इंटू 5, दिस विल बी अराउंड 100, इजी 10 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ गया। वेरी इजी क्वेश्चन। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज का कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, लग रहा था ये मैंने कराया भी हुआ है, तो आपके लिए सबसे इजी हो जाएगा। नाउ कम टू दिस पार्ट, टू फोर्सेस आर अप्लाइड टू kg ऑब्जेक्ट, वन इज 6 न्यूटन टू द नॉर्थ एंड द अदर इज 8 न्यूटन टुवर्ड्स द ईस्ट, द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। वेरी इजी दिस वन ऑल्सो। मास ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है 2 kg, फोर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब आप ऐसे लिखो, फोर्स नॉर्थ आपको लग रहा है 6 न्यूटन, फोर्स टुवर्ड ईस्ट आपको लग रहा है 8 न्यूटन। तो कैसे आप बनाओगे, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका 8 न्यूटन लग रहा है, दिस विल बी 6 न्यूटन, है ना। अब इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स आपका होगा अंडर रूट, ये आपने पढ़ा होगा, फोर्स ऑफ नॉर्थ का स्क्वायर प्लस फोर्स ऑफ ईस्ट का स्क्वायर। इससे आप रिजल्टेंट डायरेक्टली निकाल सकते हो, विच विल बी 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, दिस विल बी 36 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 100 का अंडर रूट, इसका मतलब 10। ठीक है, तो 10 न्यूटन आपका रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। अब आपको यहाँ पे फोर्स तो रिजल्टेंट आ गया, अब आपको ये पता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू
एक्सेलरेशन, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है ना। अब यहाँ पे आप एक्सेलरेशन निकालोगे, फोर्स रिजल्टेंट अपॉन मास रखोगे, ये आपको 10 दे दिया है, मास आपको कितना दिया है 2 kg, तो आपका 5 kg, सॉरी 5, दिस विल बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन की वैल्यू से आप काट दोगे ना, न्यूटन की वैल्यू क्या होती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं, तो वहां से आप काट दोगे, तो केजी से केजी कट गया, न्यूटन से न्यूटन कट गया, आपका इसकी यूनिट आ गई, सिंपल सी है, इसकी यूनिट ये आ गई। अब आपको ये पता है कि डायरेक्शन कैसे निकालना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था, क्योंकि डायरेक्शन के लिए आपको डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, थीटा इज इक्वल्स टू टेन माइनस वर्स F1 अपॉन F2 कंसिडर करते हैं ना, तो हम इसमें फोर्स ऑफ नॉर्थ अपॉन फोर्स ऑफ ईस्ट कंसिडर करेंगे, तो इससे आप टेन थीटा का एंगल निकाल सकते थे, तो यहाँ पे 6/8 रखते हैं आप, फिर थीटा आपका निकलता है 3/4, और 3/4 की जो वैल्यू आती वो आपका tan थीटा में हो जाता है, तो आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है शायद, डायरेक्टली आपको कहीं वैल्यू भी नहीं पुट करनी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन अगर आप एक्सेलरेशन निकाल लेते करेक्टली, तो आप 3/4 रिजल्टेंट फोर्स से निकाल सकते थे थ्रू दिस फॉर्मूला शुड बी लर्न, तो ये वाला मैंने नहीं कराया है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये पढ़ लेना, ये हायर कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, बाकी वैल्यूज तो आप निकाल ही लोगे। नाउ कम टू द लास्ट 120, ये क्या बोलता है, द मास ऑफ हाइपोथेटिकल प्लैनेट 1/100 that of the earth and its radius 1/4 that of the earth, if the person has a mass of 50 kg, what would be his weight on this planet, gravity 10 ही कंसिडर करनी है। आपको ये पता है कि जो मास है वो किसी भी हाइपोथेटिकल प्लैनेट का हमें दिया हुआ है 1/100 ऑफ द अर्थ, ठीक है, और उसकी रेडियस 1/4 ऑफ द अर्थ दी है, तो उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ होएगा वो कैसे हम कंसिडर करेंगे, जी अर्थ इज इक्वल्स टू 10, ये हमें दिया हुआ है ना। अब देखो, g ऑफ प्लैनेट इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ इनटू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का होल स्क्वायर, ऐसे आप निकालोगे, ठीक है। सबकी वैल्यूज को पुट कर दो जो जो आपको दी गए, जी ऑफ प्लैनेट को मैं ऐसे कर रही हूँ, 10 आपको रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है, इनटू मास ऑफ प्लैनेट आपको 1/100 दिया हुआ है, ये रेशियो उन्होंने खुद ही दिया है, इनटू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट इन्होंने 1/4 दी हुई है, तो 4 आप कंसिडर कर लोगे यहाँ पर इस रेशियो से, ठीक है। अब आप जी प्लैनेट को निकालोगे तो आपका ये 160/100 आ जाएगा, 4×4=16 इंटू 160/100, तो जी प्लैनेट आपका कितना आ गया 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब आपको वेट निकालना है, कितना होगा पर्सन का, तो वेट होता है m इंटू बी ऑफ प्लैनेट, जिस प्लैनेट पे है उसका वेट, तो ये आपको 50 kg दिया ही हुआ था, आपने एक्सेलरेशन यहाँ से निकाल ही लिया, तो वेट आपका 80 न्यूटन आ गया। मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं बोल सकते, लेकिन ईजी है, ठीक है, ईजी था, कोई इसमें टेक्निक नहीं लगानी थी, आपको बस वैल्यूज को पुट करना था, दोनों वैल्यूज को इक्वेट करके, ठीक है। नाउ दिस इज डन। सो अब देखिए, अब इम्पॉर्टेंटली हम एक जगह मूव करते हैं। हाय गाइस, तो अब हम प्रोसीड करते हैं एप्लीकेशन पार्ट पे, जिसमें आपको एनसीईआरटी से रिवीजन कैसे करना है। मोस्टली ये सूटेबल होगा टीजीटी स्टूडेंट्स के लिए भी, पीजीटी स्टूडेंट के लिए भी, जो फिजिक्स के लिए या फिर 10th की स्टार्टिंग का एक्टिविटीज नहीं शॉर्टलिस्ट कर पा रहे हैं, उन्हें नहीं मिल पा रही है कैसे क्या सॉल्व करें, तो ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो मैंने यहाँ पर टॉपिक वाइज सबको मेंशन कर दिया है, एक्टिविटीज और कौन से एक्सरसाइजेज में से कंसीडर करना है किस चैप्टर से, इजी रिविजन पर्पज से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि चैप्टर आपका 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये टीजीटी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप वहां से इसको देख सकते हो। इसमें गॉस लॉ को आपको पढ़ना है, उसके एप्लीकेशन पार्ट को पढ़ना है, मैं स्पेसिफिकली यहाँ बताती जा रही हूँ जो टीजीटी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है और क्या पार्ट उसको कवर करना है वहां से तो आप वो देख लो। डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, ये आपके में टीजीटी वालों के में नहीं है, पीजीटी वाले पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके में नहीं है, आप नहीं पढ़ोगे टीजीटी वाले। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्यू टू इट्स डायपोल ये है, और कूलम लॉ ये टीजीटी वालों के लिए है, तो दिस इज टीजीटी, ये टीजीटी के लिए ये आपको पढ़ना है, तो ये चैप्टर 1 से। अब एनसीईआरटी की कौन सी सॉल्व एग्जांपल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है केस स्टडी में, तो वो आप देख लीजिए। 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 10, 11 एंड 1.12,
तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको वहां से करनी है, आप उसे मार्क कर लो और वहां से शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में अपने बना लो या फिर कट करके पेस्ट करके एक पीडीएफ में डालते जाओ। एक्सरसाइजेस कौन सी इंपॉर्टेंट, 1.3 4 6 7 9 10 12 13 14 16 17 21 23, mark it and definitely solve it. It is going to help you at the end of the revision part, तो आप प्लीज उसे कंसिडर कर लो। डेरिवेशन पीजीटी वाले स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन पार्ट टीजीटी वाले स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डेरिवेशन में भी जो मिनिमल डेरिवेशन है, मतलब मिनिमल मतलब बेसिक डेरिवेशन है, वो टीजीटी वालों के लिए है, तो आप एक बार उनको देख सकते हो। एप्लीकेशन टीजीटी वाले कर ले। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पीजीटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड टीजीटी। ठीक है, अभी आओ आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे सेकंड चैप्टर पे, जिसमें है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कोई भी डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है, नॉर्मल पढ़ना है आपको। एक्सपोनेंशियल सरफेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, चार्जेस, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ये सब टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए है। अब इसमें देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन कैपेसिटेंस, ये सब जो है ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है टीजीटी स्टूडेंट को, पीजीटी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। एनसीईआरटी में सॉल्व करने 2.2 2.3 4 6 8 10 एक्सरसाइजेस में आप यहाँ से देख लो 2.3 2.4 2.7 8 9 10 11 डेरिवेशन स्पेसिफाई करने हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल आपको पढ़ना है टीजीटी वालों, ये करना है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द टीजीटी पार्ट सॉरी। Effect of dielectric on capacitance not important for TGT. The parallel plate capacitor important for the TGT as well. ठीक है, now come to chapter 3 current electricity, very important for the TGT students. कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ना है, किरचॉफ्स लॉ पढ़ना है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन रेजिस्टिविटी क्वेश्चन आया भी, अभी हमने ऊपर सॉल्व भी किया है। सेल्स पढ़ने हैं, ईएमएफ क्या होता है पढ़ना है, इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ना है, व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ना है। आपको कौन से सॉल्व एग्जांपल्स करने हैं एनसीईआरटी से, 3.1 3.3 5 6 7 इंपॉर्टेंट, 3.2 3 3.5 6 7 8 इंपॉर्टेंट। डेरिवेशन कौन सी करनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने ऑलरेडी करा रखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स करना है। सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करना है तो सिर्फ आपको यही रेफर करना है। ठीक है, नाउ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीजीटी पार्ट। मूविंग सेल कॉइल गैल्वेनोमीटर करना है। Biot Savart law and its application, only application part is important for the TGT section. Ampere circuit law important है, its application important है। Force between two parallel current in motion, magnetic field, torque नहीं important है for the TGT student, torque आपको नहीं पढ़ना है, बाकी यहाँ तक आपको सब कुछ करना है। ठीक है, 4.1 3 5 6 8 10 11 13 इंपॉर्टेंट प्लीज कर लीजिएगा। एक्सरसाइजेस 4.1 4 5 7 9 10 11 एंड आपकी 13, this is important, please do it. Magnetic field due to current carrying circular loop on its axis, हाँ जी करनी है आपको टीजीटी वालों। Magnetic field due to infinity long straight wire करनी है। Force between parallel current carrying capacitor करना है, कंडक्टर। टॉर्क नहीं करना है, ठीक है, टॉर्क पीजीटी वालों को करना है। मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म और मैटर क्या होता है, बार मैग्नेट करना है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बाय हार्ट लर्न करनी है। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सॉलिनॉइड 100% करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में 2 ही एक्सरसाइजेस हैं, बाय हार्ट लर्न कर लीजिए उनके एग्जांपल्स। क्वेश्चंस 3 ही करने हैं, यही इंपॉर्टेंट है, कोई भी इस चैप्टर से डेरिवेशन नहीं आने वाला है, लीव इट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पीजीटी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, बस आपको रेफरेंस लेना है टीजीटी वालों। इंडक्टेंस क्या होता है, एसी जनरेटर से आप में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको करना है। लेंस लॉ आपको करना है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन पूछा गया, ये आपको करना है। और मोशनल ईएमएफ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको करना है। ये एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट है। 6.1 4 5 6 7 9 सॉरी 8 6.2 3 4 6 7 8 9 सॉल्व एग्जांपल्स बाय हार्ट लर्न कर लीजिए। इंडक्टेंस क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ये क्या होता है, ये दोनों चीजें आपको डेरिवेशन में सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़नी है। आपको पीजीटी वालों को ये इन डेप्थ करना है, टीजीटी वालों को नहीं करना है। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, सीरीज में एलसीआर करंट। रेजोनेंस सर्किट आपको नहीं करना है। पावर ऑफ एसी आपको करना है। ट्रांसफार्मर आपको करना है, क्योंकि क्वेश्चन आया है उससे भी। एनसीईआरटी में ये एक्सरसाइजेस आप देख लो, ये सैंपल और ये एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन और उसको मार्क करते जाओ अपने एनसीईआरटी से, ये आपको करनी ही करने हैं। सीरीज एलसीआर सर्किट, पावर इन एंड एसी करंट, इसके डेरिवेशन आपको निकालने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ कम टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड स्पेक्ट्रम, तीनों चीजें वेरी इंपॉर्टेंट करना है। 8.1 8.2 आपको यहाँ से पढ़ना है, एक्सरसाइज आपको ये वाली सॉल्व करनी है, तो प्लीज एक बार देख लीजिए, उसे मार्क कर लीजिए और उसे सॉल्व करके अपने एक नोटबुक में प्लीज बना लीजिए और लिख लीजिए। डेरिवेशन कोई भी नहीं आता इस चैप्टर से। रे ऑप्टिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने खुद भी देखा होगा, अभी हमने जितने क्वेश्चन को सॉल्व किए उसमें से कम 5 क्वेश्चन आपके रे ऑप्टिक्स से थे, तो आप इसको ध्यान से करिए, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम लेके करिए लेकिन इसे करिए। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस आता है, लेंसेज का आता है, लेंस मेकर फॉर्मूला 100% आता है, डायरेक्टली उससे क्वेश्चन पूछता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक बार को छोड़ भी सकते हो, उससे इतना क्वेश्चन नहीं पूछता है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म पूछता है, तो आप प्लीज ये कर लेना, ठीक है। 9.2 3 4 6 7 8 सॉल्व एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं, देखिए ये सारी एक्सरसाइजेस इसमें से कर लीजिएगा जो भी ये मार्क्ड है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ टीजीटी एंड पीजीटी, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है। डेरिवेशन आपको मिरर फॉर्मूला का आना चाहिए, स्फेरिकल सर्फेसिस का आना चाहिए, लेंस मेकिंग फॉर्मूला कैसे बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट टेबल के फॉर्मेट में आपको आना चाहिए, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म आना चाहिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं भी आएंगे तो चलेगा, लेकिन ये चार तो आना ही आना चाहिए। Now wave optics very important for TGT and PGT both, please don't leave this chapter. Interference of light waves, yes, ये भी आपको पूछना है। डिफ्रैक्शन आपको पूछना है, रिफ्लेक्शन आपको पूछना है, रिफ्लेक्शन आपको पूछना है। हाई ये जो प्रिंसिपल है ह्यूजेंस प्रिंसिपल, ये आपको नहीं करना है, पीजीटी वाले करें। 10.1 एंड 10.2 एग्जाम्पल लर्न कर लीजिए। प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन यूजिंग, ये करना है आपको। डेरिवेशंस प्लीज आप देख लो इसे। और इंटरफेरेंस पीजीटी में आता है, टीजीटी में नहीं आता है, तो अवॉइड कर सकते हो। आपको ये दोनों तो करना ही है, प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस और इसका एक डेरिवेशन। नाउ डुअल नेचर ऑफ रिफ्रैक्शन मैटर, रेक्टिलिनियर रेडिएशन एंड मैटर, सॉरी, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, बस सिर्फ इक्वेशन। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेव नेचर ऑफ मैटर करना है, ठीक है। ये 3 चीज करनी है और ये एक्सरसाइजेस करनी है। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ही सिर्फ याद करनी है और कुछ नहीं करना है। इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। एटम में देखिए, ये अब हम उस केमिस्ट्री बता रहे हैं। बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम करनी है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम करना है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, ये उनके लिए रेफरेंस है जो अब अटेम्प्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री पार्ट, तो वो एक बार रेफरेंस ले लें कि आप एनसीईआरटी को रीड करोगे जब डेली बेसिस पे, जैसा हमारा बाइफर्केशन है, तो उसमें आप ये फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चंस यहाँ से ही मैं बनाऊंगी। बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग ऑफ मॉडल, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मोड ऑफ एटम, सारे एग्जांपल्स बाय हार्ट लर्न कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। सारी एक्टिविटीज 12.2 4 5 6 7 8 12 19 ये इंपॉर्टेंट है। बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये तो मैं डेफिनेटली दूंगी भी, तो आप ये कर लो, आपको अच्छा स्कोर करना है तो। न्यूक्लियाई से न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन इंपॉर्टेंट है। साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड साइज ऑफ फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, एनर्जी एंड उसके एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। सॉल्व एग्जाम्पल में आपको ये सारे एग्जाम्पल्स को लर्न करना है, ये एनसीईआरटी से ही है सारा कुछ, और ये वाली एक्सरसाइजेस आपको ऑलरेडी एग्जाम्पलर है उससे सॉल्व करके रखनी है, ठीक है। कोई भी डेरिवेशन इस चैप्टर से नहीं आएगा। सेमी कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल डिवाइसेस इन सिंपल सर्किट में से सेमी कंडक्टर डायोड क्या होता है, डियोड एज अ रेक्टिफायर क्या होता है, पीएन जंक्शन डियोड क्या होता है, ये सब पीजीटी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है टीजीटी वालों, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। So that is it for the entire thing. So those who are new to my channel, please subscribe and wait for the more upcoming videos of like this. I will be discussing the chemistry similar way में, और मैं बायो की भी, एनसीईआरटी की जो बुक्स है, बायोलॉजी की भी, केमिस्ट्री के भी चैप्टर्स को इसी तरह से कंसोलिडेट करके कौन सी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब कुछ है, वो आपको दे दूंगी। पीवाईक्यूज हमने सीरीज खत्म कर दी है। आप में से जो भी नए हैं प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको सारी डिटेल्स वहां पे अपडेट मिलती रहती हैं। फिजिक्स चैप्टर हम लोगों ने, सॉरी, फिजिक्स सब्जेक्ट इंटायरली हम लोगों ने खत्म कर दिया है आंसर राइटिंग के साथ में। एमसीक्यूज अब इंक्रीज होंगी उसकी लेंथ। सो जो अब में से सब लोग पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज गो एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। अगर आपको पेड में पार्टिसिपेशन करना है तो फिजिक्स कंप्लीट हो गई है, फिजिक्स का अब आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चार्ज देना है, जिसमें आपको फिजिक्स की पीडीएफ फ्री मिल जाएंगी। लेकिन एवेल्युएशन फिजिक्स के क्वेश्चंस का नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस पर डे जो मैं लिखवा रही थी 12 से 13 दिन के जो क्वेश्चंस हो गए हैं,
12 24 और 25 के अराउंड, 30 के अराउंड टोटल क्वेश्चंस हो चुके हैं जो मैंने कराए हैं फिजिक्स सेक्शन से ही सिर्फ। तो वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एज इट इज, उसके आंसर्स आप लिख के अपने आप सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हो। मॉडल हिंट्स आपको मिल जाएंगी, उससे रिलेटेड पीडीएफ्स मिल जाएंगी। यूट्यूब पे जो 12 दिन की क्लास गई है वो आपको मिल जाएगी अगर आप ज्वाइन करते हो पेड बैच तो। और अगर आप नहीं भी ज्वाइन करते हो तो आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप डिस्कशन ग्रुप में आप उनको पार्टिसिपेट कर सकते हो। मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको सबको उसी के सोल्यूशंस बता के भेज दूंगी, ठीक है। So that is it for the entire thing. Those who want to join, please join and please subscribe to my channel and please wait for the upcoming more videos क्योंकि chemistry अब start होने वाला है। One of the most educated educator will be teaching you the first chapter of chemistry and then I will be proceeding। और उसके बाद एक और दो लेटेस्ट वीडियोस का आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे शायद, मैंने टेलीग्राम पे तो बहुत लोगों को बता दिया था कि क्या है वो इन्फो, लेकिन एक अपकमिंग वीडियो आने वाला है जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे एक ऑफिशियल फैकल्टीज। तो वेट करिए एंड स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू एंड कीप लर्निंग एंड प्रिपेयरिंग। अब वो समय दूर नहीं जब आप सिलेक्शन फाइनल ले लोगे।